India's first podcast dedicated to the import and export. स्पाइस मार्केट ओवरऑल डेफिनेटली ग्रो हो रहा है. एज यू नो द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ऑल्सो ग्रोइंग, तो कंजम्पशन भी डेफिनेटली ग्रो होने वाला है. इंडिया कंट्रीब्यूट्स अराउंड $4.25 बिलियन ऑफ स्पाइसेस ग्लोबली. नए एक्सपोर्टर्स जो नया करना चाहते हो अगर हमें सुन रहे हैं तो उनके लिए क्या ऑर्गेनिक स्पाइसेस की जर्नी हो सकती है? तो यू कैन बाय डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स, ऑल्सो यू कैन बाय फ्रॉम होलसेलर्स जिसके पास वापस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस है. एज एन एक्सपोर्टर आपको क्या प्रोज एंड कॉन्स दिखते हैं यहाँ पे, मतलब विद रिस्पेक्ट टू फैमिली फ्रेंड्स, आप टाइम दे पाते हो नहीं दे पाते हो? सो हाउ इज योर लाइफ एज एन एक्सपोर्टर? आई थिंक आल्सो लाइफ ऑफ एन एक्सपोर्टर इज ब्यूटीफुल. आई थिंक एक्सपोर्टर्स को तो दुनिया ट्रैवल करने मिल जाता है. सो आई हैव ट्रैवल्ड टू मोर देन 35-40 कंट्रीज माई सेल्फ. स्टार्टिंग के लिए शुड एनीवन स्टार्ट एज अ ट्रेडर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से स्टार्ट करना? No, I think definitely you should start as a trader, because through trading you will have a wide range of products. You can target many products, you can target many customers. आपका main focus networking marketing में होगा. So what would be your suggestion for new exporters? Export business is a beautiful business. आपको एक global exposure मिल जाता है. You have the right foundation, right knowledge. You can export anything, anywhere. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ केवल शाह हियर फ्रॉम एफ्लियो ग्रुप. आपने अभी तक हमारे सारे वीडियोस एंड हमारे चैनल को बहुत ही लाइक एंड सपोर्ट किया है. सो इसी जर्नी को आगे कंटिन्यू करने के लिए एंड इंडिया से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को और इजी और एक्सेसिबल बनाने के लिए हमने एक न्यू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, एंड दैट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट पॉडकास्ट डेडिकेटेड टू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेक्टर. सो इसके लिए हमारे फर्स्ट एपिसोड में हमने एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपोर्टर को इनवाइट किया है जिन्होंने अपने ग्रैंडफादर के छोटे से सपने को करंट डेट पे एक बड़े एक्सपोर्ट बिजनेस में कन्वर्ट किया है. सो दिस कंपनी इज़ बेसिकली प्राइमरीली डीलिंग इनटू स्पाइसेस एंड दे आर अ 3-स्टार एक्सपोर्ट हाउस होल्डर. 90+ कंट्रीज़ में उन लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड दे आर हैविंग अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 200 crore प्लस. सो इस पॉडकास्ट में हम उनकी स्पाइसेस एक्सपोर्ट की जर्नी के बारे में समझेंगे कि उनके इनिशियल क्या स्ट्रगल्स थे, कैसे उन्होंने उसको ओवरकम करके उनको सक्सेस मिला एंड आगे के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है. सो लेट्स वेलकम अपार शाह, डायरेक्टर एट NHC Foods Limited. Hello sir. Hi, Keval. So sir, how did we start this company and इसके पीछे का इंट्रोडक्शन अगर आप हमें दे सके तो? Firstly, Keval, I would thank you for inviting me to your podcast and amazing stuff you're doing. And चाहता हूँ कि आपकी चैनल ग्रो हो और व्यूअर्स ये पॉडकास्ट से काफ़ी सीखे रिगार्डिंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट. थैंक यू. सो कमिंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हमारी कंपनी मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट की थी इन 1960. सो माई ग्रैंडफादर एक्चुअली एक स्मॉल टाउन से थे फ्रॉम गुजरात. आफ्टर ही गॉट मैरिड ही माइग्रेटेड टू मलेशिया. द रीज़न वाई वेंट टू मलेशिया, मेरे काफ़ी ऑलरेडी रिलेटिव्स थे उधर, तो ही वॉज लुकिंग फॉर सम न्यू वर्क अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी. So during his time in Malaysia, via his networks, via our relatives, he got in touch with many spice traders. काफ़ी spice traders से मुलाकात हुई, interaction हुआ. वो काफ़ी spice market समझे कि how vast is the spice market. तो उनके दिमाग में idea आया that spice market is a huge market currently और India is one of the biggest suppliers. तो पोस्ट आई थिंक आफ्टर स्टेइंग फॉर कपल ऑफ ईयर्स 1960 में वापस मेरे ग्रैंडफादर इंडिया आए टू स्टार्ट हिज स्पाइस ट्रेडिंग जर्नी. सो फ्रॉम स्टेइंग इन मलेशिया, डेवलपिंग हिज कॉन्टैक्ट्स टू कमिंग बैक इन 1960 टू इंडिया. सो ही स्टार्टेड हिज जर्नी इन 1960. ओके. सो यहाँ पर एक व्यूअर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि किसी कंट्री में रिलेटिव्स हो या एक अच्छा बेस हो तो दैट इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द एक्सपोर्ट बिजनेस. डेफिनेटली आई थिंक मेरे ग्रैंडफादर ने जो नेटवर्क, जो कनेक्शन बनाए हैं मलेशिया, विथ ओनली दोज नेटवर्क एंड कनेक्शन ही वॉज एबल टू स्टार्ट हिज एक्सपोर्ट जर्नी. जस्ट बिकॉज वो मलेशिया में थे इतने साल, रिलेटिव्स से इंटरेक्शन हुई, रिलेटिव्स के कनेक्शन से मुलाकात हुई, एंड बिकॉज ऑफ दैट he started his spice journey to exporting to Malaysia, being our first country of exports. ओके. सो प्रोडक्ट क्या था सर टू स्टार्ट विथ? हमने कौन से प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था? So I think initially उन्होंने स्टार्ट किया था with 4 or 5 products only, turmeric, chili, cumin, coriander and fennel. So initially he was a very small spice trader, limited capital थी, limited capacity था, but initially he started with only 5 products. करेक्ट. सो करंटली हम कितने एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स करते हैं सर अभी? Currently हमारा बास्केट में वी आर डूइंग more than 100 products.
100 प्लस प्रोडक्ट्स, एंड एवरी ईयर हम नए कपल ऑफ प्रोडक्ट्स ऐड करते रहते हैं हमारे पोर्टफोलियो में। तो करंटली टॉप 5 जो प्रोडक्ट्स हैं सर वो कौन से रहेंगे हमारे? हमारे करंटली टॉप 5 प्रोडक्ट्स है टर्मरिक, क्यूमिन, जिंजर। हम राइस भी एक्सपोर्ट करते हैं और रेजिन्स भी एक्सपोर्ट करते हैं। ओके। सो करंटली स्पाइस का एक्सपोर्ट का बिजनेस है या जो उसकी मार्केट है उसका क्या स्कोप है और करंट क्या ट्रेंड चल रहा है सर उसमें? स्पाइस मार्केट ओवरऑल डेफिनेटली ग्रो हो रहा है। एज यू नो द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ऑल्सो ग्रोइंग, तो कंजम्पशन भी डेफिनेटली ग्रो होने वाला है। एंड टू गिव यू अ नंबर कि द वर्ल्ड स्पाइस कंट्रीब्यूशन इज़ अराउंड $18 बिलियन की इंडस्ट्री है। उसमें से इंडिया कंट्रीब्यूट्स अराउंड $4.25 बिलियन ऑफ स्पाइसेस ग्लोबली। तो आप देख सकते हो कि इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर एंड कंट्रीब्यूटर टू द स्पाइस एक्सपोर्ट ग्लोबली। एंड इंडिया, आपको मालूम है, एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है। तो फार्मिंग, कल्टिवेशन हैपन्स इन अबंडेंस इन बिग वॉल्यूम्स इन इंडिया। तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री बिकॉज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। द टेस्ट फॉर इंडियन स्पाइसेस ऑल्सो ग्रो हो रहा है ग्लोबली। लॉट ऑफ फॉरेनर्स इज अडेप्टिंग, उनको इंडियन स्पाइसेस उनके खुद की कुजीन में ऐड करना है, टेस्ट करना है। Also, Indian spices is now definitely going globally. All I think foreigners currently who I'm working with, सबको I think सबका favorite cuisine है अभी currently Indian cuisine. तो I think the Indian global taste has definitely gone globally through our spices. करेक्ट। सो स्पाइसेस इज विथ रिस्पेक्ट टू द फूड, और फूड इंडस्ट्री तो ग्रो होने ही वाली है। Correct. एंड जैसा कि आपने कहा था कि एशियन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ते जा रही है, और एशियन पॉपुलेशन जहाँ पर है, एशियन पॉपुलेशन के फूड में स्पाइसेस की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। सो नेचुरली वो चीज़ें बढ़ने ही वाली है स्पाइसेस एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग। करेक्ट। सो इंडियन स्पाइसेस एंड फॉरेन स्पाइसेस में क्या डिफरेंस है? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कैसे compete कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज से, जैसे चाइना है, टर्की है, वो सब भी तो कुछ ग्रो करते रहेंगे, तो कैसे एक्सपोर्ट मार्केट में कंपटीशन में कैसे हम सर्वाइव कर रहे हैं? डेफिनेटली आई थिंक इंडिया, पहले मैंने बताया, इज़ द नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस ग्लोबली। इंडिया ऑलमोस्ट 25% जितना कंट्रीब्यूट करता है टू द ग्लोबल स्पाइस मार्केट। कमिंग बैक टू द इंडियन इकोनॉमी, आपको मालूम है कि इंडियन इकोनॉमी इज़ प्राइमरली एन एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी। तो हमारा जो वॉल्यूम, जो क्वांटिटी में कल्टिवेशन होता है इन इंडिया फॉर स्पाइसेस एंड ऑल अदर एग्री कमोडिटीज़, वह ग्लोबली किधर नहीं होता है। सो नंबर 1, वी कैन प्रोवाइड दैट क्वांटिटी। जब हमारे पास अबंडेंट सप्लाई है तो हमारा प्राइस पॉइंट भी बेटर होगा। when you're supplying something in better quantities, huge quantities, you are also penetrating the pricing. So number 1, having that quantity, we are also having a price benefit. So price benefits है, we can also definitely export to so many countries worldwide, because as you mentioned कि Turkey और China में भी spices होते हैं, but they are growing spices at a very limited volume and a limited capacity. तो उनका एक सीजनल प्रोडक्ट रहता है कि इंडिया जैसा नहीं है कि इंडिया में अगर कुछ प्रोडक्ट सप्लाई होता है वो 365 डेज सप्लाई होता है। जैसे कि चाइना या टर्की का जो भी स्पाइस ग्रो होगा वो एक लिमिटेड टाइम में ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद दे विल नीड एन ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्टरनेटिव, you have only India as the best alternative right now. So in terms of competition, I think India is able to supply in quantities, bigger quantities compared to other origin. Also, I think in terms of competition, India की जो अरोमा है, टेस्ट है, फ्लेवर है, 5-10 साल से नहीं, सदियों साल से एक इंडियन स्पाइसेस सबके टेस्ट पैलेट में एकदम अडेप्ट हो गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका घर का खाना खा रहे हो, आपकी मॉम की फॉर एग्जांपल एक रेसिपी है, तो अगर आपके मदर ने एक रेसिपी चेंज करके आपको एक दिन खाना दिया तो आपको एक टेस्ट फील हो जाएगा, आपको एक पता चल जाएगा कि ये खाने में कुछ अलग है। तो सेम गोज फॉर द ग्लोबल टेस्ट। एक ग्लोबल टेस्ट इंडियन स्पाइस के टेस्ट पैलेट में अकस्टम्ड हो गया है कि स्पाइसेस मीन्स इंडिया। करेक्ट। सो आप कहना चाह रहे हो कि इंडियन स्पाइसेस की जगह पे कोई दूसरे कंट्री के स्पाइसेस हमने खाने में मिला दे तो हमको वो टेस्ट समझ में आ जाएगा, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टेस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज। करेक्ट, लाइक आई सेड बिफोर कि एक अरोमा और एक फ्लेवर जो इंडियन स्पाइस सप्लाई कर सकता है, वह कोई भी ओरिजिन, दूसरे ओरिजिन का कंट्री नहीं सप्लाई कर पाएगा।
सो स्पाइस एक्सपोर्ट मार्केट में व्हाट इज़ द इमर्जिंग ट्रेंड सर? मतलब ऑर्गेनिक स्पाइसेस हम सुनते आ रहे हैं, तो वो क्या होते हैं ऑर्गेनिक स्पाइसेस और क्या उसका ट्रेंड चल रहा है आजकल? ऑर्गेनिक स्पाइसेस बेसिकली स्पाइसेस होता है जिसमें देर इज़ नो फर्टिलाइज़र यूज्ड, देर इज़ नो केमिकल यूज्ड, देर इज़ नो अदर एडिशन यूज्ड इन टर्म्स जब आप ग्रो करते हो। तो रिसेंटली ये ट्रेंड काफ़ी ग्रो हो रहा है इन द यूरोपियन मार्केट्स, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स एंड ग्लोबली, बिकॉज आई थिंक कंज्यूमर अवेयरनेस काफ़ी ग्रो हो रही है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, थ्रू सोशल मीडिया, एंड सबको फ्रेश, हेल्दी, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स चाहिए फॉर हेल्थ बेनिफिट्स। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक सिंस इंडिया के पास वो अबंडेंस लैंड है, वी हैव अ वेरी फर्टाइल लैंड एंड अबंडेंस ऑफ सप्लाई, तो डेफिनेटली इंडिया कैपिटलाइज कर रही है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक ग्रोइंग। तो डेफिनेटली दिस इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग। जैसे मैंने बताया, अवेयरनेस कंज्यूमर की ग्रो हो रही है फॉर फ्रेश केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। सो डाउन द लाइन इन कमिंग ईयर्स, अभी ये मार्केट फॉर एग्जांपल बहुत छोटी है, बट डाउन द लाइन दिस मार्केट इज़ ऑल्सो ग्रोइंग बाय 40-50% ईयर ऑन ईयर। तो इट्स अ ह्यूज डिमांड फॉर ऑर्गेनिक स्पाइसेस इन द कमिंग ईयर्स। सो ऑर्गेनिक स्पाइसेस सर, उसका प्रोक्योरमेंट कहाँ से हो सकता है? मतलब वेयर कैन इट, द जो नए एक्सपोर्टर्स जो नया करना चाहते हैं वो अगर हमें सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्या ऑर्गेनिक स्पाइसेस की जर्नी हो सकती है? सो ऑर्गेनिक स्पाइसेस दो टाइप की परचेसिंग है। एक तो आप फार्मर से डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। बहुत सारे फार्मर्स रजिस्टर्ड होते हैं विद कपल ऑफ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस मिलता है, तो यू कैन बाय डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स। ऑल्सो यू कैन बाय फ्रॉम होलसेलर्स जिसके पास वापस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस है। तो when they have certifications, you know that they are certified organic. You can do a test. You can do a test of the goods. You can do test of the commodities. आप फाइंड आउट कर सकते हो थ्रू द टेस्ट कि द गुड्स जो आपको मिल रहा है वो ऑर्गेनिक है या नहीं। एंड आई थिंक अभी जैसे मैंने बताया, ऑर्गेनिक गुड्स आर अबंडेंस इन सप्लाई। मेनी फार्मर्स अभी ऑर्गेनिक के साइड अभी जा रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, और काफ़ी फार्मर अवेयरनेस भी हो रहा है थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, थ्रू प्राइवेट कंपनीज कमिंग, एडुकेटिंग फार्मर्स। तो आई थिंक सप्लाई इज नाउ वेरी इजीली अवेलेबल फॉर ऑर्गेनिक स्पाइसेस एंड अदर ऑर्गेनिक कमोडिटीज ऑल्सो। सर अगर आपकी जर्नी के बारे में बात करें तो एक्सपोर्ट बिजनेस इजी तो नहीं रहा होगा, आई एम श्योर। तो आपकी जो इसमें एक्सपोर्ट की बिजनेस की जर्नी है उसमें कुछ आपके स्ट्रगल्स या जो डिफ़िकल्टीज आपने फेस किए, ऐसे कुछ एक दो एग्जांपल्स अगर आप बता सके तो। डेफिनेटली आई थिंक एक स्मॉल स्टोरी मैं अभी बताऊँगा। ड्यूरिंग व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड माय फैमिली बिजनेस, तो एक नया कस्टमर मुझे मिला था थ्रू एन एग्जीबिशन। मैंने उसका ऑर्डर लिया था एंड उसका गुड्स सब प्रिपेयर हो गया, एंड आफ्टर हिज गुड्स वर प्रिपेयर्ड आई वाज नेगोशिएटिंग द फ्रेट विद द फ्रेट फॉरवर्डर। तो फ्रेट फॉरवर्डर ने मेरे को दो ऑप्शन दिया था। ऑप्शन नंबर 1, फ्रेट सस्ता था बट शिपमेंट टाइम काफ़ी लंबा था, और ऑप्शन नंबर 2, फ्रेट महंगा था बट शिपमेंट टाइम काफ़ी छोटा था। तो आई थॉट कि मेरा थोड़ा खर्चा अगर बच रहा है, इफ़ आई चूज़ ऑप्शन 1 बिकॉज आई एम सेविंग लिटिल फ्रेट कॉस्ट, तो आई चूज़ ऑप्शन 1। तो आफ्टर आई चूज़ ऑप्शन 1, मेरा कंटेनर डायरेक्ट शिपमेंट नहीं था, वो ट्रांसशिपमेंट था। तो ट्रांसशिपमेंट इज़ बेसिकली इधर से एक्सपोर्ट पे जाएगा और एक्सपोर्ट के बाद फाइनल डेस्टिनेशन पोर्ट के पास जाएगा। तो व्हाट हैपेंड इज, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे मेरा कंटेनर ऑलमोस्ट 30 to 40 डेज के आई थिंक ड्यूरेशन अटक गया, ड्यू टू वॉट एवर रीज़न की वॉट एज यू नो लॉजिस्टिक्स एक डिफरेंट टॉपिक है ऑल टुगेदर। थ्रू लॉजिस्टिक्स इशूज़ मेरा कंटेनर अटक गया। उसके बाद इट टुक अनदर 30-40 डेज फॉर माई कंटेनर टू रीच टू माई कस्टमर। तो ऑलमोस्ट 60 to 70 डेज लग गया फॉर माई गुड्स टू रीच द कस्टमर। आफ्टर द गुड्स कंटेनर पहुंच गया मेरे कस्टमर के पास, ही ओपन द कंटेनर, ही सॉ द गुड्स डैमेज हो गया था। बिकॉज वी डील इन अ पेरिशेबल कमोडिटी। गुड्स क्या था सर? स्पाइसेस था। ओके। सो वी डील इन अ वेरी पेरिशेबल सेंसिटिव प्रोडक्ट, जिसमें आप लंबा ड्यूरेशन प्रोडक्ट्स कंटेनर के अंदर नहीं रख सकते। तो जब गुड्स मेरे पहुंच गए थे कस्टमर के पास, तब मेरे गुड्स काफ़ी डैमेज हो गए थे ड्यू टू कंडेंसेशन, ड्यू टू मॉइस्चर इशू, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा प्रोडक्ट अंदर कंटेनर के अंदर स्टक था। तो दिस मेड मी लर्न अ बिग लेसन, क्योंकि जब मैंने ऑप्शन नंबर 1 यूज़ किया जस्ट टू सेट सेव, प्रॉब्ली आई थिंक कुछ 5-10% ही ज़्यादा कॉस्ट था। तो 5-10% सेव करने के लिए मेरे को एक्चुअली बड़ा लंबा
बिल लग गया बिकॉज ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ माई गुड्स वर डैमेज. एक तो माई गुड्स रिसीव डैमेज टू माई कस्टमर, एक तो मेरा नया कस्टमर था, ही वॉज अनहैप्पी, प्लस मुझे उसको कंपनसेशन देना पड़ा विच वॉज फार मोर एक्सपेंसिव देन ऑप्टिंग ऑप्शन नंबर 2 जो फ्रेट जिसमें ज़्यादा था. तो वॉट आई बिलीव इज ऑलवेज opt for always opt for some logistics shipment where goods reach faster, क्योंकि end of the day we deal in perishable commodities और आपको ज़्यादा लंबा समय से you don't want to keep your goods in the container. तो because of this we learned that छोटा पैसा बचाने जाओ उसमें एक लंबा खर्चा लग जाता है. करेक्ट करेक्ट. एनी अदर इंस्टेंसेस विद रिस्पेक्ट टू बायर्स को आपने अप्रोच किया तो बायर्स लाने में क्या डिफ़िकल्टीज आपने फेस की और वहाँ पर कुछ स्ट्रगल आपने फेस किया? आपको मालूम है आई थिंक एनी इंडस्ट्री बायर क्रिएट करने में, कस्टमर क्रिएट करने में इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. तो डेफिनेटली जब मैं नया था ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स से मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था. आई वॉज नॉट गेटिंग एनी न्यू बायर्स, लीड जनरेट नहीं हो रही थी, इंक्वायरी जनरेट नहीं हो रही थी बायर के साथ. हालांकि कम्युनिकेशन हो रहा था थ्रू ईमेल्स, थ्रू फ़ोन्स, बट कोई ऑर्डर क्रिएट नहीं होते थे. तो डेफिनेटली आई थिंक इट्स वेरी इन आर इंडस्ट्री इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ बायर टू ट्रस्ट अ न्यू सप्लायर, क्योंकि हर बायर को एक सप्लायर ऑलरेडी अकस्टम्ड हो जाता है, यूज टू हो जाता है, एक क्वालिटी सेट हो जाती है. तो मैनी बायर्स आर वेरी हेजिटेंट टू शिफ्ट टू अ न्यू सप्लायर. बट दैट बीइंग सेड कि मैंने तो चालू ही रखा मेरा मार्केटिंग, मेरा सेल्स, आई डिडंट गिव अप. देन वन फाइन डे आई गॉट माई आई थिंक माई फर्स्ट ऑर्डर आफ्टर आई थिंक 11 months after being in my family business. Again I got a very small order from a new buyer जिससे आई थिंक मेरी हर हफ्ते बात होती थी. भले मेरे को धंधा नहीं देता था बट फॉर 4 months every week I spoke to him. Hi, hello. I spoke about his family, I spoke about his country, I spoke about his market. तो एक कनेक्शन हो गई बायर के साथ मेरी. एंड देन फाइनली बायर ने आई थिंक पॉजिटिवली एक कनेक्शन देखा कि ये बंदा कंटिन्यूसली चेस कर रहा है मुझे, ये बंदा आई थिंक इज़ नॉट गिविंग अप, आई शुड गिव हिम अ चांस. एंड देन आई थिंक फाइनली आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर आई थिंक आफ्टर 11 months इन बीइंग इन माई फैमिली बिजनेस. करेक्ट. सो यहाँ पर एक ये निकल के आता है कि कंटिन्यूसली परस्यू करते रहना चाहिए. एंड एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको भले टाइम लगेगा लेकिन ऑर्डर्स क्लिक होंगे, भले स्लो एंड स्टडी आपको स्टार्ट मिलेगा लेकिन यू शुड कीप ऑन ट्राइंग. करेक्ट. एंड बायर्स के साथ पर्सनल कनेक्शन भी होना ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आपके प्रोडक्ट को बेचने की ही बातें करें. करेक्ट. तो उनके साथ वो भी होना चाहिए जिससे कि उनको एक कॉन्फिडेंस भी आए आपके ऊपर. करेक्ट. सर, मैंने आपके एक वीडियो में या आपके वेबसाइट पे हमने ये देखा था कि आपकी जो प्रोक्योरमेंट और उसकी जर्नी है, यू प्रोक्योर इट डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स. तो स्पाइसेस एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए क्या आप वो जर्नी हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे प्रोक्योरमेंट से डिस्पैच तक का पूरा फ्लो जाता है? सो हम प्रोक्योरमेंट 2 टाइप के करते हैं. लाइक यू सेड, हम फार्मर्स से भी माल लेते हैं और हम होलसेलर से भी माल लेते हैं, गुड्स लेते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि पहले आप प्रोक्योरमेंट के लिए आपको एपीएमसी मंडी जाना पड़ता है. सो नाउ हर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में एक एपीएमसी मंडी रहती है जहाँ बायर्स और फार्मर्स आते हैं एक पॉइंट पे. बेसिकली आपको मालूम है कि वी हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फार्मर्स करेंटली इन इंडिया. तो हर एक फार्मर, हर एक बायर के पास तो इंडिविजुअली जा नहीं सकता है. फॉर दैट गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड एपीएमसी मंडीज. सो एपीएमसी मंडी से क्या होता है कि अ बायर लाइक मी कैन अप्रोच मल्टीपल फार्मर्स एंड आई कैन बाय माई गुड्स फ्रॉम मल्टीपल फार्मर्स. तो एपीएमसी मंडी में ऑक्शन रहता है. तो ऑक्शन में बोली लगाते हैं सब लोग और जिसकी बोली सबसे ज़्यादा लगती है उसको वो माल मिल जाता है. और डिफरेंट क्वालिटीज़ की भी प्रोडक्ट्स रहती है ऑक्शन में. तो डिपेंडिंग ऑन मेरी क्या डिमांड है मैं वो हिसाब से बोली लगा के माल उठाता हूँ. तो नंबर 1 इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोक्योरमेंट फ्रॉम एपीएमसी. एपीएमसी के बाद जब मैं माल उठाता हूँ तो प्रोडक्ट इज़ इन अ वेरी रॉ फॉर्म, फिनिश फॉर्म में नहीं है, इतना क्लीन नहीं हुआ है. तो मेरे को प्रोडक्ट को एपीएमसी से लेके मेरे फैक्ट्री में पहले लेके आना पड़ता है फॉर क्लीनिंग प्रोसेस. मुझे क्लीनिंग करना पड़ता है एंड आई हैव टू सेट द क्वालिटी एज पर माई बायर्स रिक्वायरमेंट. तो मुझे मालूम है कि मेरे इतने सारे बायर है कि मेरी बायर ए का क्वालिटी ये है, बायर बी का क्वालिटी ये है. तो आई हैव टू मेक द गुड्स एज पर द बायर्स क्वालिटी. तो आई हैव टू पुट इट इन माई प्रोडक्शन.
I have to Sortex it, I have to clean it, I have to put in the line of production and then make it the quality as per my buyer's requirements. After the buyer's requirements quality is made, मेरे गुड्स का एक एनालिसिस भी होता है. हम R&D, हमारी इन हाउस R&D टीम है और एनालिसिस टीम भी है, जिसको हम गुड्स एनालिसिस के लिए देते हैं, जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है, अगर कुछ माइक्रो पैरामीटर्स उसमें क्या है, मैक्रो पैरामीटर्स क्या है, बेसिकली पैरामीटर्स रिलेटेड टू ऑल दीज जर्म्स या बैक्टीरिया उसमें कुछ फॉर्म हुआ है नहीं हुआ है, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने माल लिया, साफ़ कर दिया और बेच दिया. हर कंट्री की एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट भी रहती है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस, तो वो स्पेसिफिकेशन में मुझे ऑनर करना पड़ता है. तो आफ्टर दे पास द स्पेसिफिकेशंस द गुड्स गो इन पैकिंग. पैकिंग में भी आई हैव टू मेक श्योर कि बायर की क्या रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ लेबलिंग, इन टर्म्स ऑफ कौन सी क्वालिटी की बैग चाहिए, कौन सी साइज़ की बैग चाहिए, तो वो हिसाब से मुझे पैकिंग करना पड़ता है. आफ्टर द पैकिंग इज़ डन, द गुड्स आर रेडी फॉर डिस्पैच. तो so this is the process from procurement to having the goods ready for dispatch. करेक्ट. सो अब कोई न्यू एक्सपोर्टर है या न्यू जो इसमें स्पाइसेस एक्सपोर्ट बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो क्या वो डायरेक्टली APMC मंडी या जहाँ पर भी जो उनके रेस्पेक्टिव उसमें है, तो डायरेक्टली वो जा सकता है, या उसके लिए कुछ एनरोलमेंट या कुछ कराना पड़ता है कि टू नेगोशिएट विद द फार्मर्स एंड जो बोली लगानी पड़ती उसके है? लिए पहले एक APMC का लाइसेंस चाहिए. अगर आपको APMC से गुड्स खरीदना है तो उसके लिए APMC से लाइसेंस चाहिए. बट आई सजेस्ट, अगर एक एक्सपोर्टर नया एक्सपोर्टर है तो काफ़ी इधर मार्केट में होल सेलर्स भी है जो APMC से माल लेते हैं. वो लोग खुद पूरा माल क्लीन करके आपको रेडी गुड्स देंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी दैट यू वांट. जैसे कि हल्दी में 15-20 क्वालिटी है, तो आप होल सेलर को बता सकते हो कि मेरे को फॉर एग्जांपल क्वालिटी B चाहिए, तो वही खुद APMC से माल लेगा, क्वालिटी बनाएगा और आपको देगा. सो एनी न्यू एक्सपोर्टर गेटिंग इनटू एक्सपोर्ट बिजनेस स्पाइसेस, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप डायरेक्टली माल ना लें. यू कैन अप्रोच होल सेलर्स, देर आर मेनी होल सेलर्स इन द मार्केट, जिससे आप रेडी गुड्स, रेडी फिनिश गुड्स ले सकते हो. और ये जो कमोडिटीज़ हैं उनके जो रेट्स हैं वो भी बहुत फ्लक्चुएटिंग हैं आज के डेट पे, तो उसके लिए कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ से हम रेट चेक कर सकते हैं, या कुछ ऐसा सिस्टम है? ऑनलाइन ऐसा सब कमोडिटीज़ के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, बट 3 कमोडिटी करेंटली NCDX में लिस्टेड है. NCDX एज यू नो MCX जैसी है, इट्स डिजिटल बाइंग ऑफ कमोडिटीज़. उसमें धनिया, हल्दी और जीरा स्पाइसेस में लिस्टेड है. तो यू कैन सी द प्राइस वॉलेटिलिटी एंड द प्राइस ऑफ दीज 3 कमोडिटीज़ इन NCDX. बट प्राइसिंग अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप ब्रोकर्स से टच में रह सकते हो, होल सेलर से टच में रह सकते हो, क्योंकि होल सेलर्स डेली खरीदी करता है APMC मार्केट से. तो आई थिंक यू हैव टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द होल सेलर्स, विद द ब्रोकर्स, जो आपको डे टू डे मार्केट अपडेट दे सकता है फॉर कमोडिटीज़. सो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स तो हो गए सर, एनी न्यू इनोवेशन या कुछ न्यू प्रोडक्ट्स या बायर्स की कोई नई डिमांड है आजकल जो आप फुलफिल कर रहे हो, जो आपने आपके पोर्टफोलियो में ऐड किया, ऐसे कोई प्रोडक्ट्स हैं सर? डेफिनेटली हम बहुत सारा रेडी टू ईट सीजनिंग्स और रेडी टू मिक्स स्पाइसेस भी बनाते हैं. जैसे कि अभी आपको मालूम है कि यंग जनरेशन इज़ नॉट वेरी इंक्लाइंड इन कुकिंग. उसको उनको सब रेडी चाहिए, प्री मिक्सेस चाहिए, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, रेडी टू सीजन प्रोडक्ट्स चाहिए. तो वी ऑल्सो मेक प्री मिक्स स्पाइसेस. फॉर एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल पनीर बटर मसाला बना रहे हो, तो वी ऑल्सो क्रिएटेड इन हाउस रेसिपीज़ ऑफ पनीर बटर मसाला मिक्सेस, जिसमें आपको खाली सीजनिंग्स ऐड करना है. फॉर एग्जांपल प्रॉब्ली सम वेजिटेबल्स एंड पनीर ऐड करके स्टर करके आपका एक पनीर बटर मसाला बन जाएगा. सो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ प्री मिक्स स्पाइसेस, नॉट ओनली ऑफ इंडियन ओरिजिन टेस्ट, बट वी आर डूइंग ऑल्सो ऑफ फॉरेन ओरिजिन टेस्ट. जैसे कि हम मेक्सिकन सीजनिंग्स भी बनाते हैं, बारबेक्यू सीजनिंग्स बनाते हैं. ऑल्सो वी आर फोकसिंग अ लॉट ऑन सुपर फूड्स. सुपर फूड्स मतलब हमारी मिलेट्स. आपको मालूम है कि इंडिया तो मिलेट्स सदियों सालों से, हज़ारों सालों से कंज्यूम कर रहा है, बट करेंटली दैट मार्केट हैज़ टेकन ऑफ इन अ ह्यूज वे इन यूरोप, इन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. जैसे कि अभी ये फॉरेनर्स भी अभी काफ़ी कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि बाजरा, रागी एंड अदर मिलेट्स. तो सुपर फूड्स का भी अभी काफ़ी डिमांड आ रहा है, तो हम भी काफ़ी प्रमोट करने की ट्राई कर रहे हैं. काफ़ी बड़ा मार्केट हो गया है, एंड डाउन द लाइन डेफिनेटली आई थिंक एज अ कंज्यूमर सबकी हेल्थ बेनिफिट्स, पीपल आर ऑल्सो इवॉल्विंग, बिकमिंग मोर हेल्दी एंड गेटिंग मोर इंक्लाइंड टू ईट हेल्दी फूड्स. सो आई थिंक सुपर फूड इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ ह्यूज मार्केट इन द कमिंग ईयर्स.
सो सुपर फूड्स हेल्दी है, हेल्दी इन कौन से वे में वो हेल्दी है, मतलब उसको हेल्दी क्यों बोलते हैं? सुपर फूड्स हेल्दी है बेसिकली, उसमें नंबर वन मैदा नहीं है. It's fresh, pure. The characteristics of superfoods are very healthy in terms of eating. Number one, I think मैदा से काफ़ी bloating होता है. Lots of people are becoming gluten free, allergen free. तो सुपर फूड से काफ़ी पर्सनल हेल्थ बेनिफिट्स होती है. एज यू नो कि आप गांव में जाओगे या कोई भी इंडियन टाउन सिटीज़ में जाओगे, बाजरे की रोटी या रागे की नाचनी की रोटी बहुत चलती है. सो दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ बिन अ वेरी पार्ट एंड डीप रूट ऑफ इंडिया in adapting healthy eating now, which is transformed into the overseas market and adapting in the overseas market. मतलब हम जो पहले से करते आ रहे हैं वो अब ओवरसीज जो वेस्टर्न लोग हैं वो अब सीख के दे आर अडेप्टिंग टू दोज थिंग्स. Correct. करेक्ट. आपने एक R&D फैसिलिटी की भी बात की थी सर कि आपके उसमें जो प्रोडक्ट्स है वो R&D फैसिलिटी में जाते हैं. तो एज अ न्यू एक्सपोर्टर अगर हम देखें तो R&D फैसिलिटी ज़रूरी है या नहीं है तो भी चल सकता है? See, as a new exporter, I feel R&D फैसिलिटी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज अ न्यू एक्सपोर्टर आपके पास कैपिटल भी काफ़ी लिमिटेड होगा. सो रादर आप वो कैपिटल परचेसिंग प्रोक्योरमेंट में यूज़ करो. R&D फैसिलिटी यस हमारे पास है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 60 ईयर से बिजनेस में है. हम काफ़ी न्यू प्रोडक्ट इनोवेशंस करते हैं. ऑल्सो अदर देन प्रोडक्ट इनोवेशंस, हमको काफ़ी हमारे इन हाउस प्रोडक्ट्स टेस्ट करने पड़ते हैं to meet the global standards. For example, यूरोपियन के रूल्स है कि सर्टेन पेस्टिसाइड लिमिट में आपका स्पाइसेस रहना चाहिए, सर्टेन माइक्रो काउंट में आपका पेस्टिसाइड लिमिट रहना चाहिए या स्पाइसेस रहना चाहिए. तो वो टेस्टिंग के लिए वी नीड अ इन हाउस फैसिलिटी टू टेस्ट कि हमारे स्पाइसेस वो बेंचमार्क, वो स्पेसिफिकेशंस को मीट कर रहे हैं या नहीं. बट ऑल्सो फॉर न्यू एक्सपोर्टर्स देर आर मेनी अदर आउटसोर्स एजेंसीज, थर्ड पार्टी एजेंसीज लाइक SGS, यूरेका, जिसमें आप आपका प्रोडक्ट उनको दे के थर्ड पार्टी एनालिसिस कर सकते हो. आप एनालिसिस निकाल सकते हो एज पर द स्पेसिफिकेशन यू वांट. तो आई थिंक एज अ न्यू एक्सपोर्टर, आई थिंक इट्स बेटर टू गिव इट टू अ थर्ड पार्टी रिसर्च लैब अदर देन हैविंग अ इन हाउस R&D डिपार्टमेंट. सो जैसा कि सर अभी आपने कहा कि हर एक कंट्री की उनके अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं विच यू हैव टू फॉलो. सो ये जो स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं वो कैसे पता चलते हैं? एंड आई थिंक ये व्यूअर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि आप जो भी प्रोक्योरमेंट यहाँ पर कर रहे हो उसमें वो जो इम्पोर्टिंग कंट्री के स्टैंडर्ड्स हैं वो मैच होने चाहिए, अदरवाइज वो मटेरियल वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कभी कुछ आपके साथ या आपकी कंपनी के साथ हुआ है कि कोई मटेरियल रिजेक्ट हो गया हो एंड आपने उसको कैसे हैंडल किया था सर? आई थिंक वेरी राइटली सेड कि पहले तो एज एन एक्सपोर्टर मुझे नॉलेज होना चाहिए कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो इंपोर्ट कंट्री के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैच हो रही है या नहीं. अगर नहीं मैच हो रही है तो व्हाट कैन आई डू टू मैच माय प्रोडक्ट्स टू द इंपोर्टर्स बायर्स रिक्वायरमेंट्स. पहले तो हम काफ़ी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में सब्सक्राइब करते हैं, न्यूज़ लेटर्स में सब्सक्राइब करते हैं. ऑल्सो वो कंट्री की काफ़ी वेबसाइट रहती है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन नॉर्म्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स रहती है कि ये प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन ये है. तो आई हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ द बायर्स कंट्री स्पेसिफिकेशन थ्रू ट्रेड एजेंसीज. हमारा स्पाइस बोर्ड भी है, स्पाइस बोर्ड भी काफ़ी एक्सपोर्टर्स को एडुकेट करते हैं. स्पाइस बोर्ड भी काफ़ी अप टू डेट रहते हैं इन टर्म्स ऑफ बायर्स कंट्री स्पेसिफिकेशन. तो मुझे स्पाइस बोर्ड के भी वेबसाइट पे जाके आई हैव टू कीप माई सेल्फ अप टू डेटेड विद द चेंज इन नॉर्म्स पॉलिसीज़. तो वो हिसाब से आई कैन मेक श्योर दैट जो मैं गुड्स बना रहा हूँ आर मैचिंग माई customers requirements. Basically, coming to your second question, ki yes, we had faced an issue in the past where we exported a container to the European country and where our consignment was rejected because वो pesticide parameters pass नहीं किया. And I think this was a small issue and a fault of the team that उन्होंने up to date जो parameters, जो specifications चाहिए थे as per the EU norms, वो एड्रेस नहीं किया, वो चेक नहीं किया. वो हिसाब से because of that my container got stuck and rejected at the European port. तो because of that एडिशनल खर्चा लग जाता है, मुझे कंटेनर कॉल बैक करना पड़ता है, वापस फ्रेट का वो मुझे कॉस्ट लग जाता है. सो बिकॉज ऑफ दैट डेफिनेटली इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अस एंड द टीम. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू
be aware of the current trends, the current change in norms, and the current specifications of the buyer's country. करेक्ट। सो सर आपकी बिजनेस के अलावा अगर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो एज एन एक्सपोर्टर आपके आपको क्या प्रोज एंड कॉन्स दिखते हैं यहाँ पे, मतलब विद रिस्पेक्ट टू फैमिली फ्रेंड्स, आप टाइम दे पाते हो नहीं दे पाते हो, सो हाउ इज़ योर लाइफ एज एन एक्सपोर्टर? I think I would say life as an exporter is beautiful. I think exporters को तो दुनिया ट्रैवल करने मिल जाता है. So I have traveled to more than 35-40 countries myself. आप जब ट्रैवल करते हो आप डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स एक्सपीरियंस करते हो, डिफरेंट टाइप की फूड एक्सपीरियंस करते हो, डिफरेंट टाइप की पीपल एक्सपीरियंस करते हो, एंड आई थिंक इट्स अ बिग लर्निंग फॉर एनीबडी टू ट्रैवल द वर्ल्ड, एक्सपीरियंस अ ग्लोबल कल्चर. आई थिंक देयर पर्सनल लाइफ में फ्रेंड्स फैमिली को आप प्रॉपर टाइम दे पाते हैं? आई थिंक मैं प्रॉपर टाइम देता हूँ फैमिली को, फ्रेंड्स को. देयर इज़ नो इश्यूज इन दैट. ऐसा नहीं कि मैं 365 डेज ट्रैवल कर रहा हूँ. आई ट्रैवल व्हेन वर्क इज़ डिमांडिंग मी टू ट्रैवल. बट आई थिंक इनफैक्ट मैं फैमिली को भी साथ में काफ़ी वर्क ट्रिप्स में लेके जाता हूँ. एक वर्क ट्रिप को मैं साथ में हॉलीडे भी बना लेता हूँ. सो दे ऑल्सो गेट टू सी द वर्ल्ड, दे ऑल्सो कम विथ मी. फर्स्ट कपल ऑफ डेज मेरी मीटिंग्स, मेरा बिजनेस ख़त्म होने के बाद last few days I extend, I give time to the family, I travel with them. तो मेरे साथ वो भी आई थिंक दुनिया देख लेता है. करेक्ट, नहीं दैट इज़ अ वेरी गुड दिस थिंग कि आप उनको करते तो आपका फैमिली और साथ में आपका एक आउटिंग भी हो जाता है और साथ साथ में बिजनेस भी हो जाता है Correct. सर. सो एज अ न्यू एक्सपोर्टर की सर अगर हम बात करें तो ये स्पाइसेस एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए कैपिटल कितना लग सकता है और क्या टेक्निकल एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है इसको स्टार्ट करने के लिए? अगर एक नया एक्सपोर्टर है, आई थिंक एनीवेयर बिटवीन 15 to 20 lakhs का कैपिटल अगर किसी के पास होगा तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर हिम टू स्टार्ट एक्सपोर्ट. अगेन 15 से 20 लाख में देर आर मैनी लो वैल्यू कमोडिटीज़ जिसको वो टारगेट कर सकता है, जैसे कि फेनुग्रीक है, कोरिएंडर है, फेनल सीड है. दे आर लो वैल्यू कमोडिटीज़. तो आई थिंक यू कैन स्टार्ट विथ वन कंटेनर. 15 से 20 लाख आई थिंक इज सफिशिएंट इनफ फॉर हिम टू स्टार्ट ऑफ विद वन कंटेनर. क्योंकि अपार्ट फ्रॉम उसको परचेसिंग से उसको फ्रेट का भी पैसा देना पड़ेगा, प्लस शिपिंग कॉस्ट रहेगा, प्लस कस्टम क्लियरेंस का खर्चा, CHA का खर्चा, स्मॉल कॉस्ट ऐड होके आई थिंक 15-20 लाख इज सफिशिएंट इनफ फॉर हिम टू स्टार्ट आई थिंक एन एक्सपोर्ट जर्नी. करेक्ट. एंड स्टार्टिंग के लिए शुड एनीवन स्टार्ट एज अ ट्रेडर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से स्टार्ट करना? नहीं, आई थिंक डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट एज अ ट्रेडर, क्योंकि स्टार्टिंग एज अ ट्रेडर इज मच ईजियर देन स्टार्टिंग एंड हैविंग अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. एक तो पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए आपको बड़ा कैपिटल चाहिए रहेगा. वो बड़ा कैपिटल आपका मशीनरीज प्लांट में सब ब्लॉक हो जाएगा. पहले आई थिंक एक एक्सपर्टीज़ क्रिएट करो. पहले आप मार्केट देखो, आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन देखो, आप पहले प्रोडक्ट का नॉलेज गेन करो, आप बायर की मार्केट कैसी है वो गेन करो. एंड आई थिंक थ्रू ट्रेडिंग आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी ट्रेड कर सकते हो. व्हेन यू आर हैविंग अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यू विल बी लिमिटेड टू ओनली फ्यू हैंडफुल प्रोडक्ट्स, क्योंकि आप 100 प्रोडक्ट की तो प्रोडक्शन लाइन नहीं ले सकते. बिकॉज थ्रू ट्रेडिंग you will have a wide range of products, you can target many products, you can target many customers. आपका main focus networking marketing में होगा. Because of that you will build a good big supply chain. I think for a new exporter I think trading is the best way to go forward in the start. करेक्ट. सो आपने सर कहा कि जैसे हमने डिस्कस किया कि आपने 2 कंट्रीज़ में हम पहले एक्सपोर्ट करते थे, नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग टू 90+ कंट्रीज़. तो उसकी जर्नी कैसे रही है और ये आपने कैसे अचीव किया है इसको? सो बेसिकली हम लोग ने क्या वी आर वेरी एक्टिव इन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स. एवरी ईयर फूड एग्जीबिशंस होते हैं, जैसे कि गल्फ फूड एक एग्जीबिशन होता है फेब में, इज़ द बिगेस्ट फूड एंड बेवरेज एग्जीबिशन. तो हम खुद एग्जिबिट करते हैं, हमारा खुद का स्टॉल रहता है. तो जब हमारा स्टॉल रहता है बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, बायर्स आते हैं, इंक्वायरी करते हैं, कार्ड्स एक्सचेंज होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक लीड जनरेशन होती है और प्लस मेरी एक डेटा बेस बनती है कस्टमर्स की. तो एग्जीबिशन आई थिंक इज़ अ ब्यूटीफुल वे टू स्टार्ट ऑफ योर एक्सपोर्ट जर्नी. अगर स्टॉल भी नहीं रखना है, आई वुड सजेस्ट यू टू एटलीस्ट गो एंड विजिट द एग्जीबिशन. एक आप देख लो, एक्सपीरियंस ले लो, फील ले लो कि एक फूड एग्जीबिशन कैसे होता है. वाया नेटवर्किंग में यू कैन प्रॉब्ली आइडेंटिफाई अ बायर, 1-2 बायर आपको मिल जाएगा, तो उधर से भी आपकी एक्सपोर्ट जर्नी स्टार्ट हो सकती है. Second also is you can identify a market, a country, and you can visit that country personally also. एक आप database बनाओ top 15 top 20 buyers का,
उनका डेटा निकालो, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट पर्सन, थ्रू आई मीन डिजिटल प्लेटफॉर्म, थ्रू सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑन देम। वो कंट्री में आप पर्सनल विजिट करो, आप डोर टू डोर सेल्स मार्केटिंग करो, विजिट एवरी कस्टमर। सम कस्टमर्स विल एंटरटेन यू, सम कस्टमर्स वोंट एंटरटेन यू, बट अगेन यू कांट स्टॉप कि आपको मेहनत तो चालू रखनी है। दिस इज़ अगेन अ न्यू बिजनेस, अगर इसको क्रिएट करना है तो you have to keep an open mind. So I think personal visit is also something that can work. Also there are many online B2B platforms also, जैसे कि अलीबाबा है, बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स भी है, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हो, आप आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप रख सकते हो, उसमें से भी आपकी लीड इंक्वायरीज जनरेट हो सकती है। आई थिंक दीज 3 ways आर द आई थिंक प्राइमरी वेज फॉर एन एक्सपोर्टर टू स्टार्ट बिजनेस। सो बेसिकली आपने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा बजट है, कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करें कि कौन से प्रोडक्ट हम इजीली उसको कर पाएंगे जो हमारे पास बजट है उसमें। प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद हम जो एक्सपोर्ट रिपोर्ट्स वगैरह देखें और उसमें देखें कि ये प्रोडक्ट कौन सी कंट्रीज़ में जा रहा है। देन वो कंट्रीज़ में हम पर्सनली विजिट करें, एग्जीबिशंस अटेंड करें एंड डोर टू डोर मीटिंग्स करें जैसा आपने कहा, और उसके बाद वी ट्राई एंड कन्वर्ट समथिंग। करेक्ट। तो आपने ऐसे डोर टू डोर मीटिंग्स ऐसे कुछ किया, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं सर? नहीं, डेफिनेटली मैंने तो काफ़ी डोर टू डोर मीटिंग्स की है। मैं तो इनफैक्ट पहले डेटा बैंक बनाता था कस्टमर की, किसी को मैं मेल करता था, आई वुड से 90-95% कस्टमर्स का तो रिप्लाई कभी आता नहीं था। तो बाद में मैं क्या करता था कि आई नो द कंपनीज़ नेम, तो मैं लिंक्डइन पे जाता था, आई यूज्ड टू पुट द कंपनीज़ नेम। बाद में आप जब कंपनी का नाम डालते हो तो आई मीन जो भी वो कंपनी में काम करता है, वो पोजीशन पे काम करता है, उसका लिंक्डइन पे इन्फॉर्मेशन आ जाता है। फॉर एग्जांपल परचेसिंग मैनेजर है, डायरेक्टर है, ओनर है। बाद में मैं उनको ऐड करके लिंक्डइन में भी उनको ट्राई करता था पिच करने के लिए, बट अगर उधर भी रिस्पॉन्स नहीं आता था, एक बार मेरे पास एक बड़ा डेटा बैंक बन जाता था, मैं वो कंट्री में पहुँच जाता था। मैं वो कंट्री में पहुँच के मैं सब कस्टमर्स की एड्रेस, ऑफिस एड्रेस मैं पूरा गैदर करता था, एंड आई यूज्ड टू जस्ट रीच एट द डोर एंड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज अपार। मैं अपार हूँ, NSE फूड लिमिटेड से आया हूँ, आई एम कम फ्रॉम इंडिया, इफ़ आई कैन टॉक टू योर परचेसिंग मैनेजर और योर कंसर्न पर्सन रिगार्डिंग इम्पोर्ट्स ऑफ स्पाइसेस। आई वुड से जब आप उनके डोर पे पहुंच जाते हो, आई थिंक एज ह्यूमन टेंडेंसी पीपल विल नेवर से नो, एटलीस्ट दे विल रिस्पेक्ट यू टू गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि एटलीस्ट आपको 5-10 मिनट आपको बिठा के एटलीस्ट आपको एंटरटेन करेगा। बिकॉज ईमेल यू कैन इग्नोर टेलीफोन्स, बट एक बंदा आपके सामने आके खड़ा है तो आप उसको इमीडिएटली तो भगा नहीं सकते, आप उसको एटलीस्ट 5-10 मिनट बिठा के आप उसके साथ बात तो कर सकते हो। सो दैट रियली वर्क फॉर मी। वो 5-10 मिनट जो आपके पास है, दैट इज़ द मेन टाइम फॉर यू टू मार्केट योर सेल्फ इन सच अ वे कि वो कस्टमर इंप्रेस होके एटलीस्ट आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे या आपसे काम स्टार्ट करे। आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि फैमिली बिजनेस के बारे में हम ये समझते हैं कि फैमिली बिजनेस है तो हाँ बस जाके खाली बैठना है और फिर यू हैव टू रन द शो, बट देन आपने इस हद तक जाके आपने एक्सपोर्ट एंड आप डोर टू डोर गए हैं एंड उस पर आपने इतनी मेहनत करके कन्वर्ट किया। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग सर। थैंक यू केवल। सो सर आप हमें बता सकते हैं कि जो टॉप 4-5 प्रोडक्ट्स आपने बताए थे वो कौन सी कंट्रीज़ में ज़्यादातर यूज़ होते हैं या कहाँ उनकी डिमांड है? डेफिनेटली, जैसे अभी हल्दी और जिंजर की बात करूँ, हल्दी, जिंजर और जीरा काफ़ी कंज्यूम होता है गल्फ़ रीजन में, क्योंकि गल्फ़ रीजन ऑल्सो दे हैव अ वेरी सिमिलर टेस्ट पैलेट। उनका भी जो जो टेस्ट है, जो खाना है, हैव अ वेरी सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ टेस्ट पैलेट, हैव अ वेरी सिमिलर मसाला मिक्स कंपेयर टू व्हाट वी हैव। तो हल्दी, जीरा एंड जिंजर ऑल्सो आर द कोर इंग्रेडिएंट्स इन अरेबिक डिशेस। तो अरेबिक कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में ये 3 प्रोडक्ट्स काफ़ी यूज़ होती है, बिकॉज उनका जो खाना है उसमें ये 3 जो प्रोडक्ट्स है वो फाउंडेशन प्रोडक्ट्स है। तो जैसे बताया हल्दी, जीरा, और हम अभी रेजन्स भी काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं। रेजन्स भी हम नॉर्थ अफ्रीका साइड काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं। राइस भी काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं। राइस आपको मालूम है, राइस इज़ अ स्टेपल प्रोडक्ट। चावल के साथ उनका जो भी दूसरा प्राइमरी प्रोडक्ट रहेगा वो खाएंगे। तो आई थिंक दीज आर द फ्यू प्रोडक्ट्स दैट वर एक्सपोर्टिंग टू दीज कंट्रीज। सो स्पाइसेस के लिए सर आपने कहा गल्फ़ इज़ अ मेजर दिस थिंग। सो गल्फ़ में कंजम्पशन उतना होता है कि गल्फ़ के आगे फिर वो ट्रेडिंग करके कहीं और भी जाता है? 2 टाइप का होता है, एक तो कंजम्पशन भी खुद के कंट्री में होता है, प्लस ट्रेडिंग आई वुड से लेस, वेरी 5-10% आगे ट्रेडिंग होता रहेगा, बट 90% वही कंट्री में कंजम्पशन हो जाता है। और ऑल्सो आपको मालूम है कि गल्फ़ कंट्रीज इज़
नॉट अ वेरी फर्टाइल सॉइल, काफ़ी ड्राई कंट्री है, उधर काफ़ी ग्रो होता नहीं है, तो दे आर वेरी डिपेंडेंट ऑन रिलायंट ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे कि यूएई है, एक डिज़र्ट ही है, उधर तो कुछ ग्रो ही नहीं होता है। सो कंट्रीज़ लाइक यूएई इज़ वेरी डिपेंडेंट एंड रिलायंट ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो काफ़ी बड़ा कंजम्पशन उधर होता है। काफ़ी थोड़ा प्रोडक्ट्स वापस ट्रेड हो जाता है सामने, बट आई वुड से 90% खुद के कंट्री में ही कंजम्पशन हो जाता है। एंड नई कंट्रीज़ जो इमर्जिंग कंट्रीज, जैसे एक ट्रेडिशनल मार्केट्स तो है ही, लेकिन जो नई कंट्रीज़ जिसमें आपका फोकस है अभी यहाँ, जहाँ आपको लगता है कि स्कोप है स्पाइसेस की, तो ऐसी कोई कंट्रीज़, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं सर? आई मीन स्पाइसेस अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट ग्लोबली एक्सपोर्ट हो रहा है। आई थिंक हर कंट्री में हमारे स्पाइसेस जा रहे हैं, तो आई थिंक ऐसी अभी फ्रैंकली कोई नई कंट्री नहीं है जो कभी इंपोर्ट की नहीं है। आप छोटी से छोटी कंट्री से लेके बड़ी से बड़ी कंट्री, सब कंट्रीज़ में हमारे करंटली इंडियन स्पाइसेस एक्सपोर्ट हो रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली जैसे कि अगर इंडिया डायरेक्टली भेज रहा है, या इनडायरेक्टली जैसे कि इंडिया से दुबई को भेज रहा है, दुबई वापस रीएक्सपोर्ट कर रहा है वो कंट्री में। तो आई थिंक जैसे बताया कि द ग्लोबल टेस्ट, द ग्लोबल पॉपुलेशन ओवरऑल इतना बढ़ रहा है कि द ग्लोबल डिमांड फॉर इंडियन स्पाइसेस भी बढ़ रही है। और इंडियंस भी हर जगह है ही, तो उस हिसाब से भी डिमांड है ही उस प्रोडक्ट की। करेक्ट, इंडियंस आई थिंक हर जगह पे है। जैसे बताया कि इंडिया इंडिया में इतना बड़ा पॉपुलेशन है, बट आई थिंक इंडिया के बाहर अगर आप पॉपुलेशन देखोगे, हर कोने में, हर नुक में इंडियन एक प्रेजेंट है। बट स्पाइसेस खाली इंडियन पॉपुलेशन या एशियन पॉपुलेशन के लिए नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंडियन स्पाइसेस पूरे ग्लोबल फॉरेनर्स को भी अडेप्ट हो रहा है, उनको टेस्ट भी अच्छा लग रहा है इंडियन स्पाइसेस का। तो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट कि इंडियन जो डिमांड है वुड बी अराउंड 60 to 70%, बट 30% जो डिमांड आ रहा है वो फॉरेनर्स की डिमांड आ रही है टू यूज़ इंडियन स्पाइसेस इन देयर ओन डिशेज ऑल्सो। ओके, तो वो भी एक टेस्ट अभी अपना डेवलप कर रहे हैं उसमें। करेक्ट। सर, न्यू एक्सपोर्टर्स की जनरली ये उनका एक हेजिटेंसी रहती है कि जब हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमको पेमेंट कैसे रियलाइज़ होगा, पेमेंट हमारा अटक गया तो क्योंकि बायर जो है वो तो फॉरेन कंट्री में बैठा है, हम यहाँ बैठे हैं, हम इसको कैसे वो करें, रिस्क को कैसे वो करें। तो इसके बारे में क्या स्टेप्स आप लेते हैं टू जनरली सेफ गार्ड कि आपका पेमेंट आ जाए? सो एज अ न्यू एक्सपोर्टर मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि टेक एडवांस पेमेंट, क्योंकि अगर आपका कैपिटल लिमिटेड है, अगर कुछ दिक्कत आ जाएगी तो इट विल बी अ बिग फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन द पर्सन स्टार्टिंग एन एक्सपोर्ट बिजनेस। तो एडवांस पेमेंट एक लेना चाहिए, इधर 100% एडवांस और 50% एडवांस, और डिपेंडिंग ऑन हाउ कंफर्टेबल द एक्सपोर्टर इज़। तो हमारे ट्रेड में यूजुअली हम 30-40% एडवांस लेते हैं, एंड बैलेंस अगेंस्ट ईमेलिंग ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल मेरा कंटेनर चढ़ जाता है शिप पे, वेसल सेल हो जाती है, तो एक बिल ऑफ लेडिंग मुझे मिलता है। तो बिल ऑफ लेडिंग कॉपी इज़ अ प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट कॉपी कि मैंने कंटेनर वेसल पे चढ़ा दिया है। बिल ऑफ लेडिंग कॉपी एंड इनवॉइस कॉपी मैं बायर को मेल डाल देता हूँ, एंड बेसिस ऑफ दैट ही इज़ ऑल्सो गारंटीड कि मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, एंड देन ही मेक्स द बैलेंस पेमेंट टू मी। अदर मोड्स ऑफ पेमेंट इज़ LC। यू कैन ऑल्सो यूज़ LC एट साइट, उसमें एक बैंक गारंटी रहती है। थर्ड मोड ऑफ पेमेंट इज़ ऑल्सो यू कैन डू DP थ्रू बैंक, कि आप डॉक्यूमेंट्स बायर्स के बैंक पे भेज सकते हो, एंड जब बायर उसके बैंक को पेमेंट करेगा तभी वो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करके वो कंटेनर रिलीज़ कर पाएगा। एंड ऑल्सो टू सेव गार्ड द पेमेंट आई सजेस्ट कि सब एक्सपोर्टर्स को ECGC इंश्योरेंस लेना चाहिए। ECGC इज़ अ गवर्नमेंट इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल आपको कोई डिस्प्यूट हुआ, बायर आपको पेमेंट नहीं दे रहा है, कंटेनर रिलीज़ नहीं कर रहा है, तो यू कैन क्लेम दिस टू ECGC। एक ईयरली प्रीमियम रहता है डिपेंडिंग ऑन योर टर्नओवर, तो थ्रू ECGC आपको एटलीस्ट 70 to 80% क्लेम आपको मिल जाएगा। तो ऑल्सो दिस विल इंश्योर योर मनी दैट आपका 100% बैड डेट ना हो जाए, एटलीस्ट यू विल गेट 70-60 और वॉट एवर डिपेंडिंग ऑन आपका ट्रेड था, वो हिसाब से आपको इंश्योरेंस मनी मिल जाएगा। क्रेडिट रिपोर्ट करके भी कुछ होता है? सो क्रेडिट रिपोर्ट ऑल्सो वी डू, क्रेडिट रिपोर्ट भी हम निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर बहुत सारी ऐसी प्रोफेशनल एजेंसीज है जिससे आप बायर का क्रेडिट रिपोर्ट निकाल सकते हो। तो हमारे कंपनी में वही पॉलिसी है, कोई भी नया बायर आएगा पहले उसका क्रेडिट रिपोर्ट निकलेगा, उसका क्रेडिट रिपोर्ट अच्छा होगा देन ओनली हम उसको शिपिंग करेंगे, देन ओनली हम उसको गुड्स देंगे। क्रेडिट रिपोर्ट अच्छा नहीं होगा देन वी विल नॉट एंटरटेन दैट बायर। सो क्रेडिट रिपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। अभी मेनी एजेंसीज है जो 5,000 to 10,000 के बीच में पर बायर
का एक क्रेडिट रिपोर्ट निकालता है, बट ये आई थिंक डोंट लुक एट दिस एज अ कॉस्ट, लुक एट दिस एज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो 5,000 इन्वेस्ट करने के बाद आपको आपका लाखों सेव हो रहा सेफ है, हो रहा है। सेव हो रहा है। सो कंट्रीज़ सर, अब एक इनिशियल कंट्रीज़ आप क्या कहेंगे कि किसी को भी स्टार्ट करना हो तो ये 2 4 5 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप एक स्मूथ स्टार्ट कर सकते हो? टू बी ऑनेस्ट ऐसी कोई स्पेसिफिक कंट्री किसी के लिए नहीं है। आई सजेस्ट कि वो एक्सपोर्टर को बेसिकली देखना चाहिए कि उसका पहले एडवांटेज कहाँ है, कौन से कंट्री पे है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क। उसका अगर एग्जिस्टिंग कोई फ्रेंड है, फैमिली है या कोई रेफरेंस है वो कंट्री में, तो आई थिंक ही शुड मूव इन दैट कंट्री जिसमें उसका ऑलरेडी थोड़ा नेटवर्क ऑलरेडी बिल्ड है, क्योंकि वो नेटवर्क से वो थोड़ा और नेटवर्किंग करके उसका एक प्लेटफॉर्म, उसका एक बायर बेस बना सकता है। बिकॉज अगर मेरे पास ज़ीरो नेटवर्क है कोई कंट्री में, तो वो कंट्री में एंटर होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बट अगर ऑलरेडी मेरा कोई बेस है थ्रू अगेन अ डिस्टेंट रिलेटिव और अ फ्रेंड और अ फैमिली, तो आई थिंक वो कंट्री में, आई थिंक लाइक माई ग्रैंडफादर डिड, ही एक्सप्लोर्ड मलेशिया, हिज फर्स्ट कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट, क्योंकि ऑलरेडी मेरा फाउंडेशन था। तो द एक्सपोर्टर ऑल्सो शुड लुक एट अ फाउंडेशन, उसके कौन से कंट्री में है पहले। अगर हाइपोथेटिकली उसका फाउंडेशन नहीं है, तो like I said, there are export consultants, there are export agencies that help you identify products, which country they are getting exported the most. तो पहले 3 4 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो और उसके बाद आप वो कंट्री को आइडेंटिफाई करो कि ये 3 4 प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री में कंज्यूम हो रहा है। तो आई थिंक दीज आर 2 ways दैट एक्सपोर्टर कैन गो। करेक्ट। स्पाइसेस एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग सर, गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स या बेनिफिट्स या जो आप यूज़ करके आप और उसको और कॉम्पिटिटिव बनते हैं, ऐसा कुछ आप बता सकते हो उसके बारे में? करेक्ट। सो गवर्नमेंट स्पेसिफिकली स्पाइस एक्सपोर्ट्स में एक स्कीम है रोटेप। तो रोटेप स्कीम बेसिकली क्या कहती है कि जो भी मैंने एक्सपोर्ट किया, फॉर एग्जांपल माय इनवॉइस वैल्यू है से $1,000, उसके सामने गवर्नमेंट गिव्स मी 1% इंसेंटिव बैक टू मी। तो गवर्नमेंट ये इंसेंटिव क्यों देती है? टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। तो बेसिकली जितना मैंने एक्सपोर्ट किया, फॉर एग्जांपल जितना भी मेरा टर्नओवर है जो भी है, तो अंडर द स्पाइस लैब ऑन एन एवरेज अराउंड 1.5% के बीच में वो इंसेंटिव मेरे को वापस गवर्नमेंट देता है। दिस इज द गवर्नमेंट मुझे वो इंसेंटिव क्यों देता है? बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स मी टू प्रमोट मोर ऑफ स्पाइसेस और मोर ऑफ एक्सपोर्ट्स। ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव्स है। अभी स्पाइसेस में तो रोटेप है, बट इफ यू रिसर्च इन अदर प्रोडक्ट्स, अदर लाइन ऑफ बिजनेस, तो हम डेफिनेटली श्योर कि अदर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी दूसरे टाइप के इंसेंटिव्स रहेंगे गवर्नमेंट के। और स्पाइस इंडस्ट्री में स्पाइस बोर्ड का क्या रोल रहता है? मतलब आई एम श्योर कि वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से न्यू बायर्स फाइंड आउट करने में या न्यू प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने में या एग्जीबिशंस में वो आपकी कोई हेल्प करते रहेंगे। तो स्पाइस बोर्ड का क्या रोल है इसमें, आप बता सकते हैं? स्पाइस बोर्ड का एक्चुअली ह्यूज रोल है। स्पाइस बोर्ड एक्चुअली इज द बैकबोन ऑफ इंडियन स्पाइस एक्सपोर्ट्स एंड इंडियन स्पाइस ट्रेडिंग बिजनेस। स्पाइस बोर्ड काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं। स्पाइस बोर्ड काफ़ी बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज करते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट बायर सेलर मीट, आई टॉक अबाउट लोकल बायर सेलर मीट, फॉरेन बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज करते हैं। स्पाइस बोर्ड के वेबसाइट पे आपको प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज, क्वालिटीज़, आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप देख सकते हो। स्पाइस बोर्ड ऑल्सो काफ़ी फॉरेन एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करती है, जिसमें आपको सब्सिडाइज रेट में एक स्टॉल भी मिल सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर अ स्मॉल एक्सपोर्टर जिसका लिमिटेड कैपिटल है, छोटा स्टॉल चाहिए। तो स्पाइस बोर्ड कहती है कि अब डोंट वरी, हम एग्जीबिशन करेंगे और हम आपको एक सब्सिडाइज रेट में एक स्टॉल देंगे। तो आई थिंक लाइक आई सेड, स्पाइस बोर्ड इज़ अ बैकबोन ऑफ द इंडियन स्पाइस मार्केट। एंड ये इतने सालों में स्पाइस बोर्ड ने काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स, काफ़ी सपोर्ट किया है टू इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड ट्रेडर्स to achieve to the level where we are today. सो व्हाट वुड बी योर सजेशन फॉर न्यू एक्सपोर्टर्स? पैसा है, नहीं है, मार्जिन है, आप क्या कहेंगे उसको कि ये इंटेंशन के साथ उनको ये स्टार्ट करना चाहिए? सो व्हाट वुड बी बेसिकली योर एडवाइस? आई थिंक एक्सपोर्ट बिजनेस इज़ अ ब्यूटिफुल बिजनेस। आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाता है। मोर देन दैट, यू गेट टू लर्न अ लॉट, यू गेट टू लर्न थ्रू द एंटायर सप्लाई चेन। एक्सपोर्ट ऐसा एक बिजनेस है कि यू विल नॉट स्टिक टू वन प्रोडक्ट। एक बार आप एक्सपोर्ट सीख जाते हो, इधर इट्स स्पाइसेस और मे बी से मेटल्स और एनी अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, आप कर पाओगे। एक्सपोर्ट इज़ ऑल अबाउट नेटवर्किंग।
आपका नेटवर्क स्ट्रांग है, आपका फाउंडेशन, आपका बेस स्ट्रांग है, आप एंटायर सप्लाई चेन में स्ट्रांग है, तो भले स्पाइसेस हो या केमिकल्स हो या मेटल प्रोडक्ट्स हो, you have the right foundation, right knowledge, you can export anything anywhere. So I think export import is a beautiful line of business. Depth में जाओ, systems processes समझो, एक बार आप समझ जाते हो, I think the world is yours. You just have to identify the product and the market. Correct. Thank you, sir, for sharing all the information with our viewers. एंड आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा हो एंड स्पाइसेस एक्सपोर्ट के बारे में आपने कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग आपको जानने मिला हो. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए. आपने क्या सीखा वो कमेंट सेक्शन में लिखिए. आप जो हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स हैं उसमें आप कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्री को कवर करना चाहते हैं वो हमें बताइए, सो दैट हम नेक्स्ट पॉडकास्ट सीरीज़ में उसको कंसिडर करेंगे. एज वेल एज़ अगर आपको स्पाइसेस के रिगार्डिंग कोई भी एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप अपार सर को रीच आउट कर सकते हैं. उनका लिंक्डइन का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड फाइनली फॉर मोर सच इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियोज़ डोंट मिस टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सर. Thank you, Keval.